Hello students, welcome to Science World. Today we will discuss about the next chapter of class 6 that is सजीव एवं उनका परिवेश। तो स्टूडेंट आपको पता है सजीव क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सजीव क्या होता है, उनका परिवेश यानी उनका रहन सहन, किस तरह से वो रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, किस तरह से जीव जो है उनके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके आवास के अंदर किस तरह से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हम ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स में जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये नोट्स में आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर मिलेगा, लेकिन उनके मेन पॉइंट्स होंगे, जो फालतू का मैटर होता है वो मैं नहीं लिखती इनके अंदर, तो बड़े ध्यान से देखा करो इसको। और इसी के साथ एक और चीज नोट करो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एचटेट, सीटेट या साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में से। तो स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में सजीवों के परिवेश यानी निवेश की जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सजीव तथा उनका परिवेश देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो मरुस्थल में होते हैं ऊंट, पर्वत में बकरी, याक, समुद्र केकड़े, मछलियां, समुद्र में पाई जाती हैं सारे जीव, अन्य जीव, पौधे, ये सभी क्षेत्रों में होते हैं। सभी प्रदेशों के अलग अलग प्रजाति के पौधे होते हैं, उनका परिवेश भी अलग होता है। सभी सजीवों का अपना अपना परिवेश होता है। नेक्स्ट है आवास एवं अनुकूलन। समुद्र में जंतु और पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल दिन में गर्म तथा रात में ठंडा होता है। यहाँ मरुस्थल की पूरी जानकारी है स्टूडेंट। यहाँ पेड़ पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं, आसपास में वायु का प्रयोग किया जाता है। मरुस्थल का जहाज जिसको ऊंट बोलते हैं, ऊंट जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है ये सीटेट में, मरुस्थल का जहाज कौन होता है? ऊंट। इसे स्वेद यानी कि पसीना नहीं आता और ना ही इसके अंदर मूत्र विसर्जन की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब मूत्र की मात्रा ज्यादा नहीं होती इनके अंदर, क्योंकि इनके शरीर में जल का ह्रास होता है, कमी होती है जल की। ठीक है, और ये बिना जल के कई दिनों तक रह सकते हैं। समुद्री जीव जैसे मछली धारा रेखीय शरीर होता है। मछली के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। मछली में गिल यानी क्लोम होते हैं जिससे वो सांस ले सकती है। संजीवों की सभी किस्मों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो इन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। जिसकी उपस्थिति पौधों तथा जंतुओं को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, वो अनुकूलन कहलाती है। किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर ही निर्भर करता है, और आवास का अर्थ होता है रहने का स्थान। ठीक है, एक घर। अब अलग अलग आवास के बारे में पढ़ेंगे। स्थलीय आवास यानी कि स्थल पे जो जमीन पे पाए जाने वाले पौधे या जंतु होते हैं वो स्थलीय आवास कहलाते हैं। जलीय आवास जो जल में रहते हैं जैसे नदियों में, झीलों में, तो वो जलीय आवास में जैसे मछली है, मेंढक है। जैव घटक कौन से होते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे और जीव जंतु, ये सारे जैव घटक हैं। जो जीवित होते हैं वो जैव घटक है। अजैव घटक जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जो जीवित नहीं है, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो जो है आपके अजैव घटक हैं। नेक्स्ट है प्रानुकूलन। जो अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन प्रानुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। अनुकूलन अल्प काल में नहीं होता, वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैव घटकों में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे चट्टानों के नीचे जो अवशेष होते हैं वो दबते रहते हैं, पढ़ा है आपने। तो ये परिवर्तन जो आते रहते हैं, यही जीव केवल जीवित रहते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं और सारे इन्हीं परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं। जैसे मरुस्थल के क्षेत्र में ऊंट कैसे रह पाता है, वो उसको अपने आप को उन्हीं परिस्थितियों में ढाल लेता है। ठीक है, मेन पॉइंट है यहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र के बारे में, मरुस्थल के बारे में है। मरुस्थल में रहने वाले चूहे सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। अब देखो मरुस्थल में चलो ऊंट तो मेन है वहां का, लेकिन चूहे रहते हैं वहां, सांप रहते हैं, ये ऊंट की तरह इनके अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गर्मी में बचने के लिए बिल में रहते हैं। मरुस्थल में पौधे भी उगते हैं, लेकिन वही पौधे उगते हैं जिनको जल की कम जरूरत होती है, तो वो अपने आप को ढाल लेते हैं इन परिस्थितियों में। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, यानी कि उसके अंदर पत्तियां नहीं होती ज्यादातर, अगर होती है तो छोटी होती है और नुकीली होती हैं। ठीक है, जैसे कैक्टस है, नागफली है। इन पौधों की जड़ें पानी और शोषण के लिए मिट्टी की गहराई में चली जाती है, बहुत अंदर तक चली जाती है। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र, जो कि ठंडे होते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, यहाँ हिमपात भी होता है यानी कि बर्फ गिरती है। तेंदुआ, याक, पहाड़ी बकरी आदि यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल रहते हैं। इनकी त्वचा पर जो होती है फर, वो ठंड से इनकी रक्षा करती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वृक्ष जिसकी पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। नेक्स्ट है घासस्थल। घासस्थल जो आपने भी देखा होगा, शेर, वन्य अथवा जो सारे वन हैं वो घासस्थल में ही रहते हैं। शेर के अगले पैर होते हैं, उसके नखर जो होते हैं काफी लंबे होते हैं। इनमें वह पादंगुलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है, और जो चेहरे के सामने की आंखें होती हैं वो अपने शिकार को दूर तक देख लेती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण, जो वन तथा घास फूस में रहता है, और इसके दांत काफी मजबूत होते हैं, लंबे कान होते हैं, शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं उसको। जैसे शिकारी इसका शिकार करने आता है तो ये भाग सकता है। इसके सिर में, पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखने का खतरा महसूस कर सकती हैं और तेज गति से भागने में सहायता करता है ये। अन्य जंतुओं और पौधों में भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो इन्हें आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं।
नेक्स्ट है जलीय आवास। जलीय यानी समुद्री मछली के विभिन्न मछली के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, ठीक है। और भी जो समुद्री जंतु है उनका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है, जिस कारण से वो जल में सुगमता से चल सकते हैं, ठीक है। स्क्विड और ऑक्टोपस है, इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता, ये समुद्र की गहराई में रहते हैं और अपना शिकार जलीय छोटे छोटे जीवों से करते हैं। इनमें सांस लेने के लिए गिल होते हैं, सॉरी मछली में तो गिल होते हैं, परंतु डॉल्फिन में और व्हेल में दूसरे जंतुओं की तरह गिल नहीं होते। इनके सिर पर स्थित नासाद्वार होता है, नासाद्वार के जो छिद्र होते हैं वो उनसे सांस लेते हैं। जब उसमें पानी भर जाता है तो वो बाहर आके समय समय पर सांस की जो नलियां होती हैं उनको बाहर आकर छिद्रों को, जल को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है तालाब तथा झील। तालाब, झील, नदियों में पौधे उग जाते हैं। क्या आपने सोचा कि ये पौधों की पत्तियां, तने, जड़ें कैसी दिखाई देती होगी? वैसी जैसे स्थल पे होती है। तो हम देखिए स्थल की जो पौधे होते हैं वो तो मिट्टी से पोषण ले लेते हैं, लेकिन उनकी जड़ें होती हैं लंबी लंबी, ठीक है, जो मिट्टी में फैल जाती हैं। लेकिन पानी वाले पौधों में क्या होता है, पानी वाले पौधों की जड़ें हल्की होती हैं, छोटी छोटी सी, उनका तना लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है, और ये जलीय सतह को में पानी में डूबे रहते हैं, उनको जलीय सतह को अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं। मेंढक तालाब में रहता है, यह स्थल पर भी रह सकता है। इसके जो पश्चपाद होते हैं काफी लंबे होते हैं, उसे छलांग लगाने में सहायता करते हैं। इसके जो पश्चपाद होते हैं वो जलयुक्त पदउंगलियों में होते हैं, जो तैरने के लिए भी इनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे आसपास के जीव। सजीव व निर्जीव दो प्रकार की श्रेणियों में होते हैं, ये आप सबको पता है। सजीव जो चल फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक है, वो सारे जो होते हैं सजीव होते हैं। जो ये कुछ नहीं कर सकते, गतिविधियों को महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। तो क्या पेड़ पौधे सजीव हैं? तो पेड़ पौधे सिर्फ चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, सांस भी लेते हैं, तो वो सजीव हैं। क्या कार, बस आदि निर्जीव हैं? तो बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कार बस इत्यादि चल फिर सकते हैं, तो क्या वो सजीव है? तो आप कहोगे नहीं, वो क्या है, निर्जीव हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, सांस नहीं ले सकते, वो जीवित नहीं है। क्या सभी संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका ये ट्राई के लिए है, तो आपने बताना है क्या सभी संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधों के बारे में आप क्या सोचते हो? नेक्स्ट सजीवों की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। भोजन जो संजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी संजीव वृद्धि करते हैं, सभी संजीव सांस भी लेते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सभी सजीव उद्दीपन करते हैं, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं, जैसे कोई वस्तु को छूने पर गर्म लगना या अचानक से हाथ का पीछे हट जाना, जैसे सुई वगैरह हाथ में लगती है, हमारा हाथ एकदम पीछे हट जाता है। तो ये प्रतिक्रियाएं पक्षियों में हो सकती है, जैसे कोई पक्षी बैठा, आप उसके पास जाओगे तो फटाफट से उड़ जाएगा। चुई मुई का पौधा, उसको हाथ लगाते हैं, उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। सभी सजीवों में उत्सर्जन भी क्रिया भी होती है। हमारे शरीर में जो भी भोजन करने के बाद अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका निष्कासन जो होता है वो उत्सर्जन द्वारा होता है, और ये सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं में भी होता है। नेक्स्ट है क्या सभी संजीव प्रजनन करते हैं? तो भिन्न जंतुओं में प्रजनन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया होती है। जैसे कबूतर अथवा पक्षी के घोंसले आपने देखे होंगे, उसके अंदर अंडे देखे होंगे। तो कुछ जानवरों जैसे बिल्ली, कुत्ता, इनके छोटे बच्चे आपने देखे होंगे। जंतु में यह प्रजनन दो ढंग से होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं वो लैंगिक कहलाते हैं, और जो जीव अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे का जन्म होता है, तो वो अलैंगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पौधे में। क्या पौधे में भी जनन होता है? पौधे भी प्रजनन करते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा तथा कुछ कायिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधों के बीज लगाते हैं, उससे पौधा बन जाता है, लेकिन कुछ की कलम वगैरह लगा देते हैं, या आलू की कलिकाएं होती हैं, उनसे वो नया पौधा बन सकता है, ठीक है, कलम से, जैसे गुलाब, मेहंदी। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन है लास्ट में, क्या सभी संजीव गति करते हैं? तो आप कहोगे कि सिर्फ एक पौधे को छोड़ के, पौधे भूमि पर जकड़े रहते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर नहीं सकते, परंतु पौधे में खनिज, जल, पोषण तत्वों का संबंध होता है, वो तो गति कर सकते हैं, जो कि जड़ों व तनों से भोजन लेते हैं और सारे भागों तक जो है वो पहुंचाते हैं। इसके अलावा बाकी जीव जो है गति कर सकते हैं। लास्ट है जीवन क्या है? चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर हम कह सकते हैं कि जीवन सुंदर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। थैंक यू।